वर्चुअल संवाद में जुड़े हुए सभी बाबा साहब के अनुयायियों को जय भीम। जय भीम, जय भीम सर। सबको जय भीम। और अब मैं शुरू करता हूं मेरा ये संवाद, वर्चुअल संवाद। कुछ चीजें आपको नोट करने लायक भी हो सकती है, कुछ चीजें चिंतन मनन मंथन की भी हो सकती है। कुछ चीजों को लेकर के कुछ लोग कह सकते हैं कि ये कहां से आया, तो मेरे पास सब प्रमाण है, उसके साथ ही मैं बोलूंगा। बिना प्रमाण में आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पे ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जो मेरे पास उसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं हो। इसलिए मैं आज का जो विषय ले रहा हूं वो विषय ले रहा हूं राष्ट्रभक्त अंबेडकर। बाबा साहब के जीवन को लेकर के कई तरह के विचार लोग रखते हैं और अधिकतर एक पक्षीय रखते हैं। इससे बाबा साहब के जीवन का जो संपूर्ण चिंतन है वो कई बार समाज के सामने नहीं आता। एक पक्षीय चिंतन आने से कुछ ऐसे लोग समझते हैं कि ये क्या एक ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे अपने जीवन काल में। ऐसा नहीं है। बाबा साहब इस देश में रहने वाले सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। जहां भी उनको अन्याय लगता था उसके विरुद्ध खड़े हो जाते थे। जहां भी उनको विषमता लगती थी उस विषमता को मिटाने के लिए खड़े हो जाते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी बाबा साहब, जिनकी हम कल 14 अप्रैल 2021 को 130वीं जयंती मनाएंगे। उस जयंती के एक दिन पूर्व मैं आपसे ये वर्चुअल संवाद के माध्यम से चिंतन मनन मंथन के कुछ बिंदु दे रहा हूं, जिससे एक सर्वांगीण चिंतन हो बाबा साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को लेकर के, उनकी पर्सनालिटीज को लेकर के, उन्होंने जो काम देश हित में किए उन पे चर्चा करने के लिए कुछ बिंदु लोगों ने दबा दिए, उनको उजागर करने का अवसर है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पूरे देश में प्रतिपदा वर्ष के रूप में भी, और बहुत से समुदाय इसको अलग अलग, चाहे पंजाब बैसाखी से लेकर के, साउथ में उगादी से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट में भी वो से लेकर के, और जगह जगह सिंधी समाज का भी, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो आज के इस दिन को किसी न किसी रूप में मनाता नहीं होगा। मैं 2-3 दिन पहले वहां तेलंगाना में था, तो गुड़ी पड़वा, ये बिहू, ये विक्रम संवत्सर, नूतन, हर्षाभिनंदन, हिंदू नववर्ष, इसके अलग अलग रूपों में इस दिन को आज मनाते हैं। विशेष करके जो नवरात्रा का विषय है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रकृति में भी परिवर्तन आता है, शरीर में भी परिवर्तन आता है इन दिनों में, और हमारे चिंतन में भी परिवर्तन आना चाहिए। और हमारा चिंतन कभी सुन लिया कुछ पक्ष, उसी पे ही सेंट्रलाइज नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आज जो विषय ले रहा हूं वो विषय है राष्ट्रभक्त डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब के इस चिंतन के पीछे पर्पज भी हो सकता है, बहुत सी जानकारियां देने का विषय भी हो सकता है। अब मैं आपको बाबा साहब के जीवन के बारे में कुछ विषय बताता हूं। 1917 में बाबा साहब दुनिया के प्रमुख देशों में, अमेरिका और इंग्लैंड, उस समय के वो प्रमुख देश थे, उनसे पढ़ाई करके और 1917 में बाबा साहब भारत लौटते हैं। और 1917 में ही महात्मा गांधी भारत, विशेष करके भारत पहले भी लौटे 2-3 बार, लेकिन 17 के बाद वो भारत में ही रहे। वो 17 चंपारण
सत्याग्रह का भी वर्ष है। तो ये जो घटनाक्रम है 1917, वो बाबा साहब के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। वो भारत आते हैं और यहाँ आते ही कुछ सामाजिक चिंतन शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, पत्रकार के रूप में भी काम शुरू करते हैं। मूक नायक जैसी पत्रिका, मतलब ये पत्रकार का भी एक विषय है बाबा साहब का, सुसमय लिखने का विषय, चिंतन का विषय, ये शुरू होता है। उसके बाद ठीक 10 साल बाद बीच में बहुत से ऐसे विवाद भी देश में हो जाते हैं, कोई आयोग आते हैं, साउथ बोरो वाला विषय भी आता है, अल्टन आयोग का विषय भी आता है, लेकिन ठीक 10 साल बाद ये बाबा साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण वर्ष शुरू होता है। ये आपको याद करने लायक वर्ष बता रहा हूं बाबा साहब के जीवन के। 1917 में बाबा साहब इंग्लैंड और अमेरिका से पढ़ करके यहाँ आते हैं, वहां का जीवन और यहाँ के जीवन को देखते हैं। जब पहले बचपन में भी यहाँ के जीवन को देखा, सामाजिक ताने बाने को देखा, विषमताओं को देखा, वहां इंग्लैंड और अमेरिका में भी देखा, फिर उसके चिंतन के बीच में चिंतन निकालते हैं सामाजिक समरसता का, और समानता आनी चाहिए इस देश में, ये चिंतन जो निकलता है। उसके बाद ठीक 1927 में आप देखेंगे, ठीक 10 साल बाद 1927 में बाबा साहब, एक उस समय बॉम्बे प्रांत होता था, अंग्रेजों का शासन था, तो वहां एक विधान परिषद थी, उसके सदस्य बन जाते हैं। ये कालखंड भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है 1927। कई बार इन कालखंडों का अपन जिक्र इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हम स्वतंत्रता संग्राम के जब आंदोलन को देखेंगे तो ये आंदोलन यूं मानिए कि 1920 तक लोकमान्य तिलक, एक तिलक युग कहते हैं इतिहासकार को, 20 तक, 20 से 47 तक गांधी युग कहते हैं। लेकिन 17 में ही बाबा साहब इस पटल पे आ जाते हैं और लगातार इस पटल पे रहते हैं 56 तक। और 27 में जब वो मुंबई विधान परिषद के सदस्य बन जाते हैं तो वहां से उनका जो एक लाइफ शुरू होती है, वो महाड़ सत्याग्रह भी 27 में, फिर टर्निंग पॉइंट और उनका माइलस्टोन है। 17 देश में आना, वो विवाद एक अलग है। उनको फिर इंग्लैंड में वो डॉक्टरेट की डिग्री नहीं दी क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का जो एक विषय था उसकी आलोचना कर दी थी। कुछ लोग कहते हैं बाबा साहब उस समय तक स्वतंत्रता संग्राम में कहां थे। ये जो चिंतन है, ये इतना बड़ा साहस चाहिए कि अंग्रेजी साम्राज्य जिसका सूरज उस समय अस्त नहीं होता था, और वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य की जो अर्थ नीति है, अर्थव्यवस्था है, उसकी जबरदस्त आलोचना करते हैं। तो उनके एक प्रोफेसर एडविन होते हैं, वो कहते हैं भाई डॉक्टर अम्बेडकर तुम वापस यहाँ आओ, तुम्हें ये डिग्री नहीं देंगे। फिर भी वो कहते हैं मुझे डिग्री क्यों नहीं मिलेगी, अन्याय मैं नहीं होने दूंगा मेरे ऊपर भी, और इसको लड़ाई लड़ते हैं और डिग्री मिलती है। तो 17 एक कालखंड, 27 एक कालखंड, मुंबई विधान परिषद में वो बहुत एक मुखर आवाज बन करके उभरते हैं, जिसको हम बेस्ट पार्लियामेंटेरियन कह सकते हैं। ये पक्ष बाबा साहब का बहुत कम लोगों को जानकारी में है कि ये ही वाज द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, और वो लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में भी वहां मुंबई विधान परिषद में भी रहते हैं। और बाद में 1952 में जब लोकसभा का चुनाव कांग्रेस उनको हरवा देती है, तो उसके बाद वो कई अपने ऐसे सदस्यों के साथ जो उनको समर्थन करते थे उस समय, अधिकतर उसमें से समाजवादी थे, उनके सहयोग से वो पहुंचते हैं राज्यसभा में। तो राज्यसभा में भी 52 से 56 तक का जो उनका कालखंड है, वो प्रमुख लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में ही है उनका। आप कश्मीर की नीति की वो जबरदस्त आलोचना करते हैं राज्यसभा में। जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर लेता है तो वो भारत की नीति की जबरदस्त आलोचना करते हैं राज्यसभा में, और वो कहते हैं कि आप भूल रहे हो कि लासा में, तिब्बत की राजधानी थी, लासा में जब चाइना आ जाएगा तो हमारा बफर स्टेट समाप्त हो जाएगा
और बफर स्टेट समाप्त होते ही कभी चाइना हमारे पे युद्ध कर सकता है, हमें युद्ध झेलने पड़ सकते हैं, अभी से क्यों नहीं चेत रहे हो? और सरकार उस समय नहीं चेती तो बाद में आपने देखा होगा कि चाइना के साथ हमने युद्ध भी झेला। ये जो दूरदृष्टि है, राष्ट्रभक्त अम्बेडकर, इस चिंतन को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1927 में जब वो किसानों की दशा के लिए भी एक खोती कानून को लेकर के विषय रखते हैं महाराष्ट्र की विधान परिषद में, बड़े फेमस होते हैं। उसी समय वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के भी विषय रखते हैं। औद्योगिकरण भी इस देश का होना चाहिए, विकास होने पे छुआछूत भी समाप्त होगा। जैसे वो उदाहरण देकर के भी समझाते थे कि ट्रेन में बैठना पड़ेगा सबको, तो साथ ही बैठना पड़ेगा, खाना भी साथ खाना पड़ेगा। ये उस समय का चिंतन उनका देखिए किस तरह से वो देश को आगे बढ़ाने का चिंतन करते थे। बहुत बड़ी बुराई, बीमारी जो छुआछूत और जातिवाद थी, उसको भी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके कैसे समाप्त करना चाहते थे। ये चिंतन भी बाबा साहब का उस पीरियड में रहा। उसके बाद 1937 में, ये 10-10 साल का गैप मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये कालखंड उनके जीवन के महत्वपूर्ण है। 1917 में वो देश में आते हैं, 1927 में मुंबई विधान परिषद के वो सदस्य बन जाते हैं, 1937 में वो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं। ये एक राजनीतिक दल है जिसका निर्माण बाबा साहब करते हैं। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि बाबा साहब ने कब कांग्रेस की आलोचना की? यहीं से शुरू हो जाती है उनकी कांग्रेस की आलोचना करने की यात्रा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं और 1937 में वो अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं मुंबई विधान परिषद में, लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा प्राप्त करते हैं। ये कालखंड भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण कालखंड है। जानना चाहिए हमें कि कितना महत्वपूर्ण कालखंड रहा होगा। और उसमें उनकी जो आवाज थी, ऐसी मुखर आवाज बनी कि जब वो बोलते थे मुंबई विधान परिषद में, तो बड़े बड़े विद्वान उनका भाषण सुनने के लिए आते थे। और कई बार तो दर्शक दीर्घा में इंग्लैंड के जो पॉलिटिक्स के अच्छे अच्छे अपने आप को जाने माने लेखक, विद्वान, जब आज डॉक्टर अंबेडकर बोलेंगे क्या, तो दर्शक दीर्घा में बैठ करके डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनने आते थे। ये विद्वता बाबा साहब ने उस समय अर्जित की थी। और 1937 से लेकर के फिर एक कालखंड आता है 1942 का। वैसे 47 का कालखंड अपन कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन उससे पहले एक कालखंड आता है 1942 का। उस कालखंड में जैसे जैसे वो विद्वता हासिल करते हैं, उनकी प्रसिद्धि देश और विदेश में होती है, तो वो गवर्नर की एक काउंसिल होती है, गवर्निंग काउंसिल, और वो सारे निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक संस्था होती है, उसके वो सदस्य बनते हैं। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य बनने का मतलब होता है कि आज जो मंत्रिमंडल में जो एक मंत्री को अधिकार होता है, उसी तरह का उनका एक ये अधिकार उनको मिल जाता है। और वो उनके पास जो उन समय के मंत्रालय कह सकते हैं अपन, जिसमें लेबर और एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार, ये मंत्रालय भी बाबा साहब के पास था। ऊर्जा, पावर भी बाबा साहब के पास थी। जल प्रबंधन जिसको बोलते हैं, वाटर मैनेजमेंट, ये जो नदी जोड़ो का अभियान है, ये चिंतन भी अपने सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि बाबा साहब ने चिंतन करके कहा कि इस देश की नदियां जुड़नी चाहिए। कब कब उन्होंने कहा कि देश की नदियां जब जुड़ेगी आपस में, तो अकाल भी जो पड़ रहा है उससे हम समाधान निकाल पाएंगे। अकाल पड़ने के कारण जो समस्याएं पैदा होती है उसका समाधान हम निकाल पाएंगे। और एक तरफ बाढ़ आती है, उसका भी समाधान निकाल पाएंगे। सूखे और अकाल का समाधान और बाढ़ का समाधान देते हैं जल प्रबंधन मंत्रालय जब उनके पास होता है। ये जानकारी भी अपने को रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो देशभक्त अम्बेडकर आज का चिंतन ये है, नदियों से, पानी से हम पावर बना सकते हैं। इनके प्रोजेक्ट भी बाबा साहब ने ही डिजाइन किए थे। तो आज जो हम पावर में सरप्लस होते हैं और पावर हमारे पास, हर तरह की पावर हमें मिलती है और पावर थोड़ी सस्ती भी हो रही है, हर घर में पहुंच गई, उस समय थोड़ी थी हर घर में। तो ये जो उनको लगता था कि भाई एक घर है बहुत बड़ा किसी सेठ का या किसी बड़े नेता का या किसी बड़े
अंग्रेजों का अफसर का उसमें तो लाइट है, बाकी जनता के पास लाइट नहीं है, तो असमानता उनको अखरती थी। इसलिए ये सब विषय मैं इसलिए रख रहा हूं इतिहास के कि आपको जानकारी में रहने चाहिए। उसके बाद देश आजाद होने की घोषणा होती है 1947 में, और 47 में देश आजाद हो जाता है। मैं आपके जानकारी में लाना चाहता हूं कि पहला एक अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल बना था, उसमें बाबा साहब को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। ये आपको जानकारी दे रहा हूं। और दलित वर्ग का एक आदमी लेना था, तो बाबू जगजीवन राम जी को लिया था नेहरू जी ने। और यहाँ के जो दलित संगठन थे वो इस नेहरू जी के निर्णय से बहुत नाराज हुए थे, और उन्होंने बहुत से टेलीग्राम वहां लंदन भेजे थे। और वहां जब हलचल हुई तो वहां से एक विषय आया कि भाई डिप्रेस क्लास का नेता तो डॉक्टर अम्बेडकर ही है, ये क्यों नहीं मंत्रिमंडल में है। तो फिर एक विषय राष्ट्रीय सरकार बनने का आया कि नहीं भाई, या आप राष्ट्रीय सरकार बनाओ, आपके चुनाव होने में तो 2, 3, 4, 5 साल लग सकते हैं, हम 47 में देश छोड़ के जा रहे हैं भारत को। अब वहां जो एक विषय आया, उस चिंतन से डॉक्टर अंबेडकर निकले। फिर राष्ट्रीय सरकार में विषय आया कि जो नॉन कांग्रेसी है, एक को नहीं 2 को बनाए तो ठीक रहेगा। तब ये 2 लोग आए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर। ये नेहरू मंत्रिमंडल में सदस्य थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अपनी जानकारी में यह भी होना चाहिए कि जो पहला मंत्रिमंडल बना था, नेहरू जी ने जिसको बनाया था अंतरिम सरकार का, उसमें बाबू जगजीवन राम जी थे, डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। तो पूरे देश के दलित नेता आंदोलित हो गए थे, उन्होंने बहुत टेलीग्राम दिए थे लंदन। आज भी वो हिस्ट्री है, ये प्रमाण है। कई टेलीग्राम मैंने इकट्ठे किए हैं जिसमें लोग कहते हैं कि हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो ऐसे करके डॉक्टर अंबेडकर साहब नेहरू मंत्रिमंडल में आए, लेकिन 1951 में फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको सबको पता है इस्तीफा में उन्होंने कारण कई लिखे, लेकिन एक बड़ा कारण यह भी लिखा कि पंडित नेहरू जी, मेरी विद्वता देख करके आप मुझे कोई अच्छा मंत्रालय दे सकते थे। प्लानिंग मेरा एक ऐसा कोर सब्जेक्ट है जो मेरे हृदय के करीब है, मैं देश को आगे बढ़ाना चाहता हूं, ऐसी प्लानिंग दे सकता था। आप मुझे प्लानिंग महकमा भी दे सकते थे, खाली कानून मंत्रालय आपने मुझे दिया। ये विषय भी, ये तो डॉक्यूमेंट है, आप साइट पे जाकर के भी देख सकते हैं, और उनका लेटर कई जगह आया हुआ है, और भी कई चीजें लिखी है। लेकिन इसमें एक चीज ये भी लिखा है उन्होंने। तो ये हिंदू कोड बिल को लेकर के जो एक पक्ष कहते हैं किस कारण से इस्तीफा दिया, उससे इस्तीफे के 4 कारण है, उसमें एक कारण ये भी है 51 में इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा मैं एक ही दिन में सरकारी कोठी में नहीं रहना चाहता। तो उनके जो दोस्त थे, मित्र थे, वो सब बाबा साहब को समझाना है कि साहब आप 6 महीने तो इस कोठी में रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे लिए आप मकान ढूंढिए। जब वो उनके दोस्त करोल बाग में मकान ढूंढने गए, तो मैं भी एक ये जानकारी आपको दे रहा हूं कि वो मर्केंटाइल लॉ के भी बड़े विद्वान थे बाबा साहब। तो वहां एक वकील के पास सुरोई के महाराजा बैठे थे। तो उनकी उस समय ड्रेस, महाराजा लोग अपने शाही ड्रेस में ही होते थे अधिकतर। लेकिन उन्होंने कहा भी आप किसके लिए मकान ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा हम डॉक्टर अंबेडकर के लिए ढूंढ रहे हैं। कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए मकान क्यों ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा साहब उन्होंने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया है, और वो अपने धुन के पक्के हैं, अपने चरित्र के पक्के हैं, और आचरण में जो वो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कह दिया मैं अब इस मकान में एक दिन भी नहीं रहना चाहता, इसलिए उनको तुरंत मकान चाहिए। तो हम करोल बाग में उनके लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए आए हैं। ये आपके मकान के आगे टू लेट लिखा था, वकील साहब जिसमें बैठे हैं, इसलिए हम अंदर आ गए। उन्होंने कहा ऐसा मत करो, बाबा साहब के लिए मैं मकान दूंगा। तो बोला आप कौन है? कि मैं राजस्थान में एक जगह है सिरोही, वहां का महाराजा हूं। तो बोला ऐसे तो वो लेंगे नहीं, फिर आपको जानते नहीं है। तो बोला वो कहां पर है? तो बोला वो तो अपनी सरकारी कोठी में है। तो बोला मुझे ले चल। तो सिरोही के महाराजा जब बाबा साहब से मिलने आए, और उन्होंने 26 अलीपुर रोड, जिसपे वो बाद में 56 तक, 6 दिसंबर 1956 तक उसी में रहे, उन्होंने कहा कि आप मुझे मकान क्यों देना चाहते हैं? मैं इस तरह से किसी का मकान नहीं लेना चाहता, और आप किराए भी नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा मैं आपको मकान बिना किराए के इसलिए देना चाहता हूं कि मेरा एक मामला था जो लंदन की कोर्टों में चल रहा था। एक बार आप जहाज में मुझे मिले थे, तो
जहाज में उन दोनों कई दिन लगते थे, तो मैंने आपसे चर्चा की, तो आपने मेरे केस को अच्छी तरह से समझा था और फिर आपने कहा था मैं मदद करूंगा। फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया वकील बन जाओ, तो आपने कहा मैं कोई और काम के लिए आया हूं। लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट लिख के देता हूं जिसके कारण आपका केस मजबूत रहेगा। आप अपने वकील को दे देंगे तो आप केस जीत जाएंगे। तो जो पॉइंट आपने लिख के दिए थे, वो जब मैंने मेरे वकील को दिए तो उन्होंने कहा ये किसने लिखे हैं, ये तो बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और मर्केंटाइल लॉ का बड़ा जानकार है। वर्ल्ड में इस तरह का कोई एडवोकेट मर्केंटाइल लॉ का नहीं हो सकता जो इस तरह के पॉइंट लिखा सकता। ये पक्ष है देखिए बाबा साहब का, जो किसी को जानकारी में नहीं है। ये राष्ट्रभक्त अम्बेडकर, वहां वहां ये सिरोही के महाराजा के साथ अन्याय हो रहा था लंदन में, उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाते हैं। अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ये राष्ट्रभक्त थे। और जैसे ही वो वकील उनका लड़ा, 1-2 साल लगे होंगे, वो केस जीत गया, वो भी भूल गए। लेकिन जैसे ही ये या मकान ढूंढने वाली प्रक्रिया में जब पकड़ में आया, तो वो सिरोही का महाराजा बाबा साहब को मकान देता है। बाबा साहब भी अड़ गए, बोला मैं फ्री में नहीं लूंगा। 1 रुपया किराया तय होता है और 1 रुपया भी वो सिरोही का महाराजा लेते नहीं है। और वो 1 रुपया भी शिक्षा में जाता था, शिक्षा मद में गरीब बच्चों की पढ़ाई में जाते थे। ये बाबा साहब का वक्तव्य है जिसको अपने को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रभक्त अम्बेडकर। उसी 26 अलीपुर रोड को जब ये विषय आया बाबा साहब के अनुयायियों के द्वारा कि इसका विकास होना चाहिए, यहाँ एक अंतिम सांस ली थी बाबा साहब ने। और यहीं से उनका शरीर, जो पार्थिव शरीर है, वो दिल्ली के रास्तों से होता हुआ दिल्ली के एयरपोर्ट पे पहुंचा था और वहां से बॉम्बे सांता क्रूज उस समय एयरपोर्ट होता था, वहां पहुंचा था और वहां से फिर चैत्य भूमि जो आज जहाँ संस्कार किया गया था। इसलिए उस जगह का विकास होना चाहिए। लेकिन किसने किया साहब विकास इस जगह का? सुनती रही कांग्रेस के शासन में 57 में बहुत से लोग बोले, बहुत से लोग आगे भी बोले, उसके बाद भी बोले, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा मैं बहुत से डॉक्टर अम्बेडकर के जो अनुयायी यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में आते थे और ये विषय उठाते थे, तो ये 26 अलीपुर रोड मेरे दिमाग में बैठा हुआ विषय है। और उन्होंने सत्यनारायण जी जटिया को बुला करके कहा, जटिया जी इस जगह को खरीदो भाई, ले। बोला साहब ये तो जिंदल के पास है। बोला किसी के पास भी ले। और लेकर के इस जगह को ये राष्ट्रीय स्मारक बनाया, 5 करोड़ रुपए भी दिए। लेकिन जैसे ही 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी चले जाते हैं सरकार से और प्रधानमंत्री नहीं रहते हैं, तो उसके बाद मनमोहन सिंह जी आते हैं सरकार में। और उसके बाद आप 4 और 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी ने क्या किया जी? सरकार में आते एक फाइल को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया। तो हम कैसे कह सकते हैं जी कि कांग्रेस के लोग बाबा साहब के भी समर्थक हैं? कैसे कह सकते हैं जी? मैं बीकानेर की जनता की कृपा से 2009 में मैं सांसद बना, तो मुझे याद है कि हमने भी ये विषय कई बार उठाया, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास जी पासवान, ये काफी लोग मुझे भी ले गए वहां कि एक मध्य प्रदेश के इंद्रेश गजभियर कई लोग आए, वो ले गए कि भाई सभी शरीफपुर रोड पे चलो। मैं भी गया, मैंने देखा कि स्थान तो ठीक बना हुआ है, राष्ट्रीय स्मारक घोषित है, लेकिन उनकी डिमांड थी कि इसका विकास होना चाहिए। लेकिन हमने भी विषय उठाया। हमें अच्छी तरह से याद है कि गुजरात के हमारे साथी है डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, उन्होंने भी कई बार इस विषय को उठाया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। 14 गुजर गया, 14 में चुनाव हुए और आपका नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। और ये विषय को लेकर के जैसे हम प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गए, उन्होंने सीधे 100 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए। और वो जो आज बना हुआ है संविधान नुमा बिल्डिंग 26 अलीपुर रोड, आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उनके जीवन के पूरे विवरण, चित्र, घटनाक्रम सारा लिखा हुआ है। आर्किटेक्ट भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ आर्किटेक्ट उसमें बिल्डिंग में है। तो ये लिप से सिंपैथी नहीं हो सकती थी। तुरंत 1 ही मिनट में 100 करोड़ रुपए मंजूर कर देना और उसको बना देना, और आज उसको तो तीर्थ बन गया है। बहुत से लोग उसको देखने आते हैं। आप कभी 26 अलीपुर रोड जो जगह दिल्ली विधानसभा के सामने है, कभी देखने आओ तो आपको पता लगेगा कि ये तो तीर्थ बना हुआ है, इतने लोग देखने आते हैं। तो इसको लिप सिंपैथी कैसे कह सकते हैं जी? कई लोग
नरेंद्र मोदी जी की भी आलोचना करते करते कहते हैं कि बाबा साहब का नाम तो रोज लेते हैं, तो लिप सिंपैथी है। लिप सिंपैथी नहीं है जी, हकीकत में वो बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और उनके नाम से कई चीजें की भी है। अभी भी टीकाकरण का अभियान भी देख लो ना, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, ऐसे पहले भी कई ऐसे अभियान आए। 11 अप्रैल महात्मा फुले की जयंती और 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, इसके 3 दिनों के बीच में भी टीकाकरण का राष्ट्रीय अभियान, क्या ये हिस्ट्री में अमर नहीं होगा आगे चल करके? लोग लिखेंगे नहीं कि कोरोना कालखंड आया था तो 11 अप्रैल 14 अप्रैल के बीच में 2021 में एक टीकाकरण का राष्ट्रीय अभियान चला था? ये लिप सिंपैथी का विषय नहीं है जी। खैर, मैं अब फिर वापिस आता हूं मेरे अपने उस इतिहास के पन्नों पे, जिसके कारण से कई चीजें भ्रम में पड़ी रहती है। अब आप आ जाइए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, वहां तक 37 का विषय था। फिर वो गवर्निंग काउंसिल में आ गए, उसके बाद उन्होंने लेबर में कई सुधार किए, महिलाओं के अधिकार का विषय आया, संविधान सभा में आ गए। उसके बाद संविधान सभा का आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, संविधान बनाया। ये सब विषय आते आते मैं आपको एक विषय की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि जब ये विषय आया कि मताधिकार क्या हम सबको दें, अभी एक साथ दे दें? इस देश में अशिक्षित लोग बहुत हैं। ये संविधान सभा के सदस्यों की बहस से विषय उभरा। कई लोगों ने सुझाव दिया कि अभी खाली पुरुषों को मताधिकार दे दें, 21 वर्ष से जो ऊपर हो गए हैं। कई लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि यहां ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी को सर की उपाधि है, कोई राजा महाराजा है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, वो वोट दें एक, और उनकी क्षमता के अनुसार गिने जाए। क्योंकि उस समय 35-40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या का विषय था कि भी इतने लोकतंत्र के हिसाब से कितने लोगों ने वोट दिया है, ऐसे कैसे काउंट करें? तो एक फॉर्मूला आया कि जैसे कोई नगर सेठ है किसी शहर में, वो एक वोट दे और उसका 1000 वोट गिन लिया जाए, तो ऐसा लगेगा कि 1000 लोगों ने वोट दिया। ऐसे कोई बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट है, वो वोट देवे एक और 10,000 वोट गिन लिए जाए। तो ये जब विषय आया तो बाबा साहब खड़े हुए संविधान सभा में, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये यहां राष्ट्रभक्त अंबेडकर, ये शुरुआत से ही भूमिका है 1917 से उनकी। लेकिन यहां एकदम सामने आकर के, जैसे ही कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता तो संविधान सभा में थे, उन्होंने कहा ऐसा मत करिए अभी आप। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा एक साथ वोट का अधिकार पुरुष और महिलाओं को देना चाहते हो? बाबा साहब आप अंबेडकर जी ऐसा क्या कर रहे हो? इंग्लैंड में भी महिलाओं को, जो अपने आप को विकसित देश, अपने आप को एडवांस कंट्री कहता है, उसने भी महिलाओं को वोट का अधिकार लेट दिया। अमेरिका भी अपने आप को एडवांस कंट्री कहता है, लोकतंत्र का प्रहरी कहता है, उसने भी महिलाओं को वोट का अधिकार लेट दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि हम आजाद हो रहे हैं, 47 में आजाद हुए हैं, हम आजाद हो रहे हैं। आजादी की प्रक्रिया में हम ये सारा संविधान निर्माण कर रहे हैं और हमारी आजादी देख करके एशियन कंट्री भी आजाद होंगे, अफ्रीका के देश भी आजाद होंगे जो अभी गुलाम हैं। क्या इंडिया उनको नेतृत्व नहीं दे सकता? कि हमने एक साथ, क्यों लोग नकल करे इंग्लैंड और अमेरिका की, कि उन्होंने महिलाओं को मताधिकार लेट दिया तो हम भी लेट दें? नहीं, लोग इंडिया की नकल क्यों नहीं करें कि इंडिया आजाद होने के बाद जब इंडिया के लोगों ने संविधान बनाया तो एक साथ पुरुष और महिलाओं को मताधिकार दे दिया। ऐसी बात जब बाबा साहब ने की तो बहुत से लोग बाबा साहब के विचारों से सहमत हुए और संविधान सभा में 2 दिन की बहस के बाद जब प्रस्ताव पास हुआ तो भारत में यह प्रस्ताव पास हुआ कि यहां एक वोट का एक ही मूल्य होगा, जिसको बाबा साहब ने आगे चल करके राजनीतिक समानता कही है। राजनीतिक समानता, उन्होंने अपना भाषण है, वो ऐतिहासिक भाषण है, जो संविधान, कोई भी बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके एक आदमी के वोट का मूल्य एक ही होगा, इसलिए सब लोग वोट देंगे, पुरुष और महिलाएं भी वोट देंगे। और बाबा साहब ने भाषण देते देते कहा कि आप यहाँ गरीब जनता को ऐसा समझते हो कि वोट देना इनको नहीं आता? ये जो
अशिक्षित जनता है जिसको आप समझते हो कि इनको वोट का महत्व पता नहीं है। आप एक बार अधिकार तो दे करके देखिए इनको। ये जो जनता है वो लोकतंत्र को मजबूत करेगी, पल्वित करेगी, पुष्पित करेगी, सुगंधित करेगी लोकतंत्र को ये जनता। और दे विल सेलिब्रेट दिस इलेक्शन डे एज ए फेस्टिवल। जब ये कहा तो बहुत लोग हंसने लग गए कि ये क्या कह रहे हैं बाबा साहब। ये कह रहे हैं जैसे होली और दिवाली फेस्टिवल है, ऐसे फेस्टिवल वो लोकतंत्र का जब दिन आएगा मतदान का तो मनाएंगे लोग यहाँ के। और मैं आज देखता हूं वो दूरदृष्टि बाबा साहब की। मैं जब कभी भी मतदान दिवस के अवसर पर किसी मतदान केंद्र का निरीक्षण करता हूं तो जब महिलाएं अपनी बहुत नई ड्रेस पहन करके बाहर आती है, कुछ लोग गीत गाते हुए मतदान करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ढोल धमाके के साथ मतदान करने के लिए आते हैं, तो मुझे बाबा साहब की वो बात याद आती है कि आप इनको मताधिकार दीजिए, ये मतदान के दिवस को उत्सव के रूप में मनाएंगे। ये राष्ट्रभक्त अम्बेडकर, ये चिंतन भी बाहर जाना चाहिए कि कैसे पुरुष और महिलाओं को एक साथ मताधिकार दे दिया। ये छोटी घटना नहीं है लोकतंत्र के लिए, ये बड़ी घटना है। नहीं तो महिलाओं को हो सकता कितने अरसे बाद मताधिकार मिलता, गरीब जनता को, अनपढ़ जनता को पता नहीं कब मिलता, लेकिन एक साथ मताधिकार बाबा साहब ने देकर के जो काम किया है वो छवि जो बाबा साहब की बनी है। और मताधिकार के कारण जो इंपावरमेंट हुआ है सामान्य नागरिक का, उसके कारण बाबा साहब अमर है। तो मैं फिर उस घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सारे घटनाक्रम मैंने काफी आपको सिलसिलेवार समझाए हैं। 1952 आ जाता है। 1952 में जब पहला चुनाव होता है तो बहुत से लोग उस समय के जो कांग्रेस के नेताओं के पास जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अभी अभी अपनी विद्वता सिद्ध की है संविधान निर्माण करके, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट के माध्यम से जो उन्होंने आंसर दिए हैं हर कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट के, उससे हमें लगता है कि ये बहुत ही विद्वान आदमी हैं। इनके खिलाफ आदमी खड़ा करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कांग्रेस मानी नहीं, बाबा साहब के खिलाफ आदमी खड़ा किया। 52 का चुनाव बाबा साहब थोड़े से मतों के अंतर से हार गए, लेकिन राज्यसभा अपने दोस्तों के माध्यम से चले गए। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आपके गले उतरता है क्या कि लोकसभा हारने के बाद राज्यसभा में कांग्रेस उनको लेके आई? ये आपके गले उतरता है क्या? 52 का चुनाव जो कांग्रेस हरवाती हो बाबा साहब को, वो राज्यसभा पहुंचा देगी क्या? ऐसा नहीं है। मेरे पास पूरे प्रमाण है जिसके साथ मैं कह सकता हूं कि बहुत से लोगों ने पैरवी की, बाबा साहब जैसा आदमी संसद में होना चाहिए और राज्यसभा पहुंचना चाहिए। उसमें अधिकतर समाजवादी लोग थे, लेकिन पहुंचे। और पहुंचने के बाद 53 के लास्ट के दिनों में भंडारा में सीटिंग एमपी की डेथ हो जाती है। तो बाबा साहब को लोकसभा पसंद थी ज्यादा, तो उन्होंने फिर इच्छा प्रकट की कि मैं ये बाई इलेक्शन भंडारा वाला लड़ना चाहता हूं, लोकसभा आना चाहता हूं। फिर कांग्रेस ने उनके खिलाफ आदमी खड़ा कर दिया। 54 के शुरुआत में रिजल्ट आता है तो बाबा साहब चुनाव हार जाते हैं। दो बार कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव हारा है। 52 का आम चुनाव और 53-54 का भंडारा का उपचुनाव। ये छोटी घटना नहीं है। अपने को याद रख के बाबा साहब के वक्तव्य से प्रेरणा लेनी चाहिए कि क्यों वो दो ही पार्टियों की आलोचना करते थे, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की। ये जो विषय है वो नीचे तक जाना चाहिए। और उन्होंने अपना व्यक्तित्व जब बनाया और उसके बाद संविधान सभा में निर्माण के समय और डिबेट के समय और उनका जो लास्ट भाषण है संविधान सभा का, वो माइलस्टोन बन गया। वो है 25 नवंबर 1949 का। उस भाषण में वो सरकारों को भी चेताते हैं और संविधान सभा के निर्माण में जिन जिन का योगदान है उनका वो जिक्र भी करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ये भाषण वो देते हैं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में वो कहते हैं 26 जनवरी 1950 को इस देश में राजनीतिक समानता तो हासिल हो जाएगी,
क्योंकि एक वोट एक ही मूल्य है। राजनीतिक दृष्टिकोण से बराबरी, राजनीतिक समानता तो हासिल हो जाएगी, लेकिन इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता कब हासिल होगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न छोड़ के वो जाते हैं। और वो चेताते भी हैं कि आने वाली सरकारों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र भी खतरे में आ सकता है। सामाजिक समानता लानी होगी, आर्थिक समानता लानी होगी। ये भारत के नागरिक असमानता के वातावरण में नहीं जी सकते। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आने वाली सरकारों का ये कर्तव्य होगा कि वो सामाजिक और आर्थिक समानता जल्दी लेकर के आए। कितना कालखंड बीत गया। ये वर्तमान सरकार जो सामाजिक आर्थिक समानता की ओर तेजी से आगे बढ़ी, मैं ये नहीं कहता कि पहले की सरकारों ने इस दिशा में कोई काम ही नहीं किया, उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी, उनकी स्पीड कम थी, स्केल कम था। तभी तो मैं अभी 2-3 दिन पहले तेलंगाना गया तो एक ट्राइबल बस्ती में मैं खाना खाने पहुंचा, मुझे फिर बाबा साहब वहां याद आ गए। मैंने जैसे ही पूछा कि आपकी बस्ती तो बहुत कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस्ती में नालियां भी प्रॉपर नहीं है, ये नहीं है, तो उन्होंने कहा कि बस्ती में धीरे धीरे हमारे जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जो एक योजना चली है उससे पक्के मकान भी, हालांकि वो स्पीड अभी तेलंगाना की सरकार तेज नहीं कर रही है, जिन जिन सरकारों ने तेज किए पक्के मकान बहुत तेजी से बने। और सौभाग्य योजना से हमें लाइट मिल गई है, हमारे घर में करंट आ गया, उसको लाइट को करंट बोलते हैं। लेकिन एक चीज एक महिला ने जो कही कि हम तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार नरेंद्र मोदी का इसलिए करते हैं कि हम सुबह शौच जाने के लिए बहुत परेशान होते थे, हमें टॉयलेट बना करके जो सौगात मोदी जी ने दी है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये ट्राइबल एक महिला का ऐसा वाक्य था, मेरे साथ बहुत से लोग थे, तब मुझे लगा कि ये असमानता थी कि एक के घर में तो टॉयलेट था और एक घर की महिला बाहर जाती थी, उस असमानता को पाटा है और समानता लाए। ये जो सामाजिक समानता आ रही है इसको और तेजी से आगे ला करके सामाजिक समानता, आर्थिक समानता भी कई क्षेत्रों में जो अभी भी कमी रह गई है उसको दूर करना होगा। तो ये सामाजिक आर्थिक समानता, और इससे ही ये जो हमारा प्रीएम्बल में बाबा साहब लिख के गए कि हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ये बढ़ाना होगा। ये प्रीएम्बल का हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहला सेंटेंस ही जो बाबा साहब ने संविधान का पहला सेंटेंस ही लिखा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें उसके साथ जिसमें सामाजिक न्याय की बात भी वो करते हैं इसी प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, और समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की बात भी करते हैं। और ये बुद्धिस्ट जो फिलॉसफी, जो हमारे देश की फिलॉसफी है, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये कोई फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न नहीं हुई है। इसका जिक्र बाबा साहब अपने डिबेट का आंसर देते समय और 25 नवंबर 1949 के भाषण में भी करते हैं कि भारत में कभी वैशाली गणराज्य था, स्वतंत्रता समानता हमारे देश में थी, हम क्यों गुलाम हो गए? क्योंकि हम एक नहीं थे, जातियों में बंटे हुए थे, किसी पर्टिकुलर जाति को ही देश की रक्षा करने का अधिकार था, इसके कारण हम गुलाम हो गए। इसलिए हमें ये समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा ये बढ़ाना होगा। इसलिए देश पर कोई भी संकट आए तो हम मुकाबला कर सकें। ऐसे थे राष्ट्रभक्त डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए इनका जो चिंतन है वो एकांकी नहीं होना चाहिए। इनके चिंतन में ऐसे अनछुए पहलू हैं जिनका जिक्र बहुत लोग करते नहीं। आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना भी बाबा साहब के कंसेप्ट से होती है। प्रॉब्लम ऑफ रूपी जिसको लेकर के थीसिस में प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं आपका यहाँ सेंट्रल बैंक है, उस समय
जो बैंक रेगुलेटरी बैंक था इंग्लैंड में, उसको सेंट्रल बैंक बोलते थे। आपके यहाँ सेंट्रल बैंक है, फेडरल बैंक। तो हमारे यहाँ ऐसा बैंक क्यों नहीं हो सकता जो मुद्रा को कंट्रोल करे, मुद्रा को विनियमित करे, जिसके कारण आर्थिक समानता की ओर हम बढ़े, हमारे यहाँ भी एक रूपता रहे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशी राज्यों के क्षेत्रों में ये मुद्रा के प्रचलन में जो असमानता है, इसको मेटा जा सके। कहीं भी असमानता नजर आती थी बाबा साहब को, ये मुद्रा के प्रचलन में असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे थे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब के प्रस्तावों के कारण ही हुई देश में, जिसके कारण बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कभी बैंक बने, कभी प्राइवेट बने, कभी राष्ट्रीयकृत बने, और कुछ भी बने हो, लेकिन जब बैंक बने ज्यादा तो गरीब आदमी भी बैंकों से जुड़ा। जनधन खातों के माध्यम से सभी जो नागरिक हैं देश के जब जुड़ गए बैंक से, तो अब उनकी पेंशन भी डायरेक्ट आ रही है, तो भ्रष्टाचार भी कम हुआ। और जो मनी ऑर्डर देने वाला जो पैसे खा जाता था एक पेंशन का, मैं तो खुद गवाह हूं, मेरे मोहल्ले में भी एक आदमी के पेंशन आती थी, तो मनी ऑर्डर वाला मनी ऑर्डर देते समय उसमें से पैसे ले लेता था, बोला मैं मनी ऑर्डर लेकर आया। ये जो जिसको कई जगह कट मनी बोलते हैं, कई जगह भ्रष्टाचार के रूप में कुछ हमारा मेहनताना क्या, मनी ऑर्डर देना तेरा काम है, लेकिन मनी ऑर्डर देते समय कुछ पैसा काट लेना, ये जो बैंकिंग व्यवस्था जो बाबा साहब ने 1935 में एक कल्पना करके शुरू की, धीरे धीरे सुदृढ़ होती गई। आज हम जिस स्थान पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में पहुंचे हैं बैंकिंग अर्थव्यवस्था में, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट, जिसमें भीम ऐप भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। भीम ऐप कोई छोटी चीज नहीं है, भीम ऐप भी बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और उसके माध्यम से जब डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जितना पैसा भारत सरकार से आ रहा है सीधा जब उसके खाते में चला जाता है बैंक अकाउंट के माध्यम से, पूरा पैसा जब उसको मिलता है तो उसको लगता है कि पूरा पैसा मुझे मिला। ये जो भाव जो बाबा साहब ने प्रकट किए थे कभी, और उनका आज जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उनकी क्रियान्विति हो रही है, तो हमें लगता है कि बाबा साहब ने जो एक संकल्पना की थी, एक कल्पना की थी कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में राजनीतिक समानता तो आ जाएगी, लेकिन सामाजिक समानता और आर्थिक समानता कब आएगी, इस दिशा में तेज गति से हमें आगे बढ़ना होगा। और देश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आज जो पर्व है वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। चैत्र नववर्ष, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सब जगह इसको मनाया जाता है। उगादी, ये भी महत्वपूर्ण पर्व है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में मनाया जाता है। सजीबू, नोगंबा, पनबा या चोरेबा ये मणिपुर में मनाया जाता है आज का ही दिन। नवरे ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। थापना राजस्थान, मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। चेती चांद ये सिंधी क्षेत्र में मनाया जाता है। ये जो आज का दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन में आज सब लोग मिले, बाबा साहब के लिए चिंतन किया, मेरे साथ जुड़े। मैं सब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी जो आज सब जुड़े हुए हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और बाबा साहब के चिंतन को आगे बढ़ाने में आपका बड़ा योगदान होगा, ऐसी कामना करता हूं। पुनः आपको बधाई देता हुआ, जो कल बाबा साहब की जयंती है उसके शुभ अवसर की बधाई देता हुआ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप भी मेरे साथ जोर से बोलिए, जय भीम, 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 जय भीम।
जय भीम। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम।